हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कई दिनों से हम लोग जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इट इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। जब तक हमको ये अच्छे से नहीं आएगा तब तक हम जनरल को नहीं बना पाएंगे। जिस सीक्वेंस में कल हमने देखा था और कल हम लोगों ने लास्ट शुरू किया था डिस्काउंट। यहीं पे कल हमने अपनी क्लास ओवर की थी। डिस्काउंट इज ए rebate or allowance which is given by the seller to the buyer। मतलब डिस्काउंट एक रिबेट और अलाउंस है जो सेलर बायर को देता है। डिस्काउंट आर क्लासिफाइड इनटू two parts. First is called trade discount and second one is called cash discount. Then discount is classified into two parts, trade discount and cash discount. First of all, we know about trade discount. Trade discount is a discount which is given by the wholesaler or manufacturer to the trade discount is a discount which is given by the manufacturer or wholesaler to the retailer. There is no entry will be passed in the books of account for trade discount. It is directly deducted from the MRP or list price of the goods. Trade discount is not recorded in the books of account. It is deducted from the MRP or list price of the goods. Cash discount. Cash discount is a discount which is given to those customers who make prompt payment or cash payment. Cash discount is recorded in the books of account. Cash discount is further classified into two parts: discount allowed and discount received. When we given discount to the customer, it is called discount allowed, and when we received discount, it is called discount received. So when we make cash payment, we received cash discount, or when we received cash payment, then we allowed cash discount. Cash discount is recorded in the books of account, but trade discount is not recorded in the books of account. Trade discount is given to every customer, either he purchased the goods on cash or on credit. But cash discount is given to only those customer who make prompt payment. जो कस्टमर तुरंत पेमेंट करते हैं उन कस्टमर को ही केवल कैश डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट एवरी कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो गुड्स कैश में परचेज करे या क्रेडिट में परचेज करे। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम लोग अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले को हम लोग डिस्काउंट अलाउड और दूसरे को हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, और जब हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं, जब हमको डिस्काउंट मिलता है तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम कैश पेमेंट करेंगे तो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और जब हम लोग कैश पेमेंट रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो होता है जनरल एंट्री बनाते समय, डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिट बिकॉज इट इज ए एक्सपेंस और लॉस फॉर द बिजनेस। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं बिकॉज इट इज इनकम और प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। नाउ we know how can this be recorded in the books of account. Trade discount, cash discount. Trade discount
इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको डायरेक्टली गुड्स के एमआरपी में से माइनस करके जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है वो अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। इट इज गिवन टू एवरी कस्टमर, सो नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल रुपीज 20,000 at 20% trade discount. Entry a purchase goods from Anil for rupees 20,000 at 20% trade discount. तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स की एमआरपी कितनी है, गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 20,000। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 20%। तो 20,000 का 20%, 20% ऑफ रुपीज 20,000। 20,000 का 20% कितना हो जाएगा, 4,000। इट्स कम्स 16,000। तो 16,000 को हम लोग अकाउंटिंग के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 4,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। जो ट्रेड डिस्काउंट 20% हमने मिला, हमें परचेज गुड्स फ्रॉम मनी, तो जो डिस्काउंट हमको मिला ट्रेड डिस्काउंट, नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स फॉर ट्रेड डिस्काउंट। मान लो डेट डाल दिया है 2014 जैन 1। कल हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी एंट्री को बनाने के पहले हम लोग 5 कॉलम बनाते हैं। बिना फॉर्मेट के कभी भी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। किसी भी चैप्टर में जब भी जनरल एंट्री करना है तो सबसे पहला काम फॉर्मेट बनाना है। ये 5 कॉलम है। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट और फिर अमाउंट क्रेडिट रुपीस। दिस इज कॉल्ड जनरल एंट्रीज। क्या ट्रांजेक्शन था, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, गुड्स अनिल से परचेज की, तो व्हाट कम्स इन गुड्स, और गिवर कौन है, अनिल, तो गुड्स विल बी डेबिट एंड अनिल विल बी क्रेडिट। गुड्स परचेज की तो गुड्स के प्लेस पर क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज, और गिवर कौन है, अनिल, तो अनिल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेट कितना है, 2014 जैन 1। क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, 4 लेटर्स हैं, फिर नरेशन being goods purchased from Anil at 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ से यहाँ तक बात। तो ये हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग अकाउंटिंग के बुक में कोई एंट्री नहीं करते हैं। इसको डायरेक्टली गुड्स के एमआरपी में से माइनस करके लिख देते हैं। नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट। इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और एमआरपी ऑफ द गुड्स। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल, Sunil goes to Sunil at 10%, trade discount rupees
सुनील को गुड्स सोल्ड की कितने का 10,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 10%। तो 10,000 है अमाउंट, इसका हम लोग कितना माइनस करेंगे 10% ऑफ 10,000। 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। तो 1,000 इसमें से माइनस कर दें, दैट अमाउंट कम्स 9,000। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग की बुक में कोई एंट्री नहीं होती है, इसको डायरेक्टली हम एमआरपी और लिस्ट प्राइस में से माइनस करके लिखते हैं। 10,000 का सोल्ड किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो अमाउंट कितना बचा 9,000। तो जो रिकॉर्ड करेंगे वो कितना रिकॉर्ड करेंगे 9,000। वही 5 कॉलम। सबसे पहला एसेंशियल चीज जो है वी प्रिपेयर 5 कॉलम्स, और फिर इस ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पहला कॉलम पता ही डेट, दूसरा particulars, third one is LF, fourth one is amount debit, और fifth one is amount credit. This is called गुड्स। किसको सोल्ड किए हैं सुनील को, डेट जो भी होता है लिख देते हैं। पहले क्या लिखेंगे सुनील रिसीवर है, डेबिट गुड्स गया, गुड्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे सोल्ड करते हैं, तो गुड्स इज कॉल्ड सेल्स, बीइंग सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेडिसिन बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनील एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट कितना होगा डेबिट में भी 9,000 और ये क्रेडिट में, तो इसका अमाउंट क्रेडिट में 9,000। In this way we recorded the transaction in the books of account। तो हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम लोग अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द एमआरपी और लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। अब हम लोग बात करते हैं कैश डिस्काउंट। Cash discount is a discount which is given to those customers who make prompt payment, and cash discount is recorded in the books of account। Cash discount भी दो तरह का होता है, discount allowed and discount received। When we given discount it is called discount allowed, or yeah, when we receive payment we given cash discount, or when we make payment we received discount, that is called discount received। Discount allowed will be debit because it is expense for the business, and discount received will be credit because it is the income for business। And now how can we record it cash discount in the books of account? Suppose that is 2014 Jan 1st, cash received from Pawan rupees 9,800 and discount allowed rupees 200। मतलब पवन से कितना कैश मिला हमको 9,800। then what comes in cash comes in, so cash debit, and who is giver Pawan is the giver, Pawan will be credit। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि कैश विल बी डेबिट एंड पवन विल बी क्रेडिट। अब डिस्काउंट को क्या किया जाए, डिस्काउंट अलाउड है, दैट मींस इट इज दिए डिस्काउंट हमने, मतलब इट इज द एक्सपेंस फॉर बिजनेस। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, दैट मींस डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिट। तो इसको कैसे अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या ये भी हम लोग कर सकते हैं कि ऑलवेज ये रूल फॉलो होता है, अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी किस में होगा डेबिट में होगा। क्या इफ कैश इन द डेबिट then discount will be also recorded in debit side, if cash in the credit side then discount will be also recorded in credit side। if discount in the debit side that means it is called discount allowed, if discount in the credit side then it is called discount received। अब एक और चीज आ गई, कहीं पर अगर फुल सेटलमेंट अगर होगा कि रिसीव्ड फ्रॉम अजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ विजय अकाउंट रुपीज 10,000 दिस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विजय दिस अमाउंट एट फुल सेटलमेंट। तो इन द केस ऑफ फुल सेटलमेंट अगर कहीं पर भी फुल सेटलमेंट बात आ गया, फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब किताब बराबर, तो इस कंडीशन में उसमें डिस्काउंट हिडन होता है, और वो डिस्काउंट हमको अपने से क्या करना होगा पता करना होगा।
तो अगर मान लो यही होता रिसीव फ्रॉम पवन ₹9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000, तो फुल सेटलमेंट के केस में डिस्काउंट विल बी हिडन, दिस डिस्काउंट इज फाइंड बाय यू बाय योरसेल्फ। और उसको कैसे फाइंड करेंगे, जितना हमारा अमाउंट ड्यू था वो और जितना हमको फुल सेटलमेंट में मिला अमाउंट वो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड अगर हमको कैश मिल रहा है तो डिस्काउंट हम अलाउड करेंगे, और अगर हम कैश पेड कर रहे हैं तो डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे। हाउ दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम पवन, दैट मींस कैश कम्स इन द बिजनेस एंड पवन इज द गिवर, कैश कम्स इन, सो कैश विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, कैश इन द डेबिट साइड, दैट मींस डिस्काउंट विल बी आल्सो इन डेबिट साइड। तो दो डेबिट एक क्रेडिट होगा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, हम लोग कल देखे थे। तो अगर एक से अधिक डेबिट या एक से अधिक क्रेडिट है तो ऐसे एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो इसके लिए भी वही पहले फॉर्मेट, जब भी हम लोग बात करते हैं जनरल एंट्री की, तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो है फॉर्मेट बनाना। बिना फॉर्मेट के कभी भी हम लोग जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। 5 कॉलम होते हैं, हमको पता है, पहला डेट, सेकेंड पर्टिकुलर्स, थर्ड LF that is ledger folio, fourth amount debit and fifth amount credit. So these are the 5 columns prepared for journal. This is called what? Journal entries. यहाँ पे हमने देखा था क्या कि कैश रिसीव फ्रॉम पवन, कैश कम्स इन, डेट है 2014 Jan 1st, कैश रिसीव फ्रॉम पवन, तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे कॉलम खत्म हो रहा है, अमाउंट कितना है 9,800। अब यहाँ पे कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड विल बी कैश डेबिट में, तो डिस्काउंट अलाउड में किस में होगा, डेबिट में 2। डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट कितना था 200। दो डेबिट है तो दोनों का अमाउंट ऐड करके पवन क्रेडिट में है, तो पवन के सामने इसके अमाउंट को किस कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट में। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पवन एंड discount allowed. So in this way we recorded the transaction in the books of account. Next, cash paid to Sunil ₹4,500 and discount received ₹500। ये ट्रांजेक्शन है। कैश पेड टू सुनील, सुनील को कैश पेड किए कितना 4,500 और डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है 500। सुनील को कैश पेड किए तो व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश गया, और रिसीवर कौन है, सुनील। तो वही 5 कॉलम, पहले कैश पेड के सुनील को, कैश गोज आउट, सो कैश विल बी क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, सुनील को, सुनील विल बी डेबिट एंड कैश विल बी क्रेडिट। इसके लिए भी वही 5 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, थर्ड LF, fourth amount debit and fifth amount credit. This is called journal entries. कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट सबसे पहले ईयर, फिर डेट। क्या डेबिट है इसमें, कैश पेड टू सुनील में, सुनील को कैश दिए, सुनील इज द रिसीवर, सो सुनील क्या होगा, डेबिट। अभी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 क्रेडिट हैं और दोनों क्रेडिट को ऐड करके उसका अमाउंट एक साथ किस में लिखेंगे, डेबिट में।
सुनील डेबिट, क्या पेड किए सुनील को? कैश। कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। अब इस ट्रांजेक्शन में कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी किस में होगा? क्रेडिट में। जहाँ कैश होता है उसी के साथ डिस्काउंट होता है। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में, और अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिस्काउंट हमको रिसीव्ड हुआ, दैट मींस इट इज द इनकम फॉर द बिजनेस, और बिजनेस के इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट, बिकॉज ऑल नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज द इनकम, सो इट इज क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? सुनील डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना है? कैश में कितना लिखेंगे? 4500। डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना लिखेंगे? 500, और इन दोनों को जोड़ के सुनील में कितना लिखेंगे? 5000। दरअसल क्या होगा? बीइंग कैश पेड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इस तरह से क्या हमने देखा कि अगर कैश डेबिट में होता है तो डिस्काउंट भी किस में होता है? डेबिट में होता है। अगर डिस्काउंट डेबिट में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी किस में होता है? क्रेडिट में होता है। When the discount is recorded in the credit side, that means it is called discount received, or when discount is the debit side, it is called discount allowed. तो ये आपको पूरा डिस्काउंट के बारे में था, जिसको हम लोग कल से देख रहे थे कि डिस्काउंट इज ए रिबेट और अलाउंस विच इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। मतलब डिस्काउंट एक रिबेट और अलाउंस है जो सेलर किसको देता है? बायर को देता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स और मेकिंग कैश पेमेंट। डिस्काउंट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. Trade discount, first one is called trade discount, second one is called cash discount. Trade discount is a discount which is given by the manufacturer or wholesaler to the retailer. Trade discount is not recorded in the books of account. It is directly deducted from the MRP or list price of the goods, and this discount is given to every customer either he purchase the goods on cash or on credit. So we know it is clear that trade discount is not recorded in the books of account. It is deducted from the MRP or list price of the goods. Cash discount is a discount which is given by the retailer or which is given by the seller to the buyer on making cash payment and or making prompt payment, and this discount is given to only those customer who make the prompt payment. This discount is not given to every customer. This cash discount is given to only few customer or those customer who make prompt payment or cash payment, and cash discount will be recorded in the books of account. If cash in the debit side, the discount will be also recorded in the debit side, or when we given discount it is called discount allowed, and discount allowed will be always debit. When we received cash payment, the discount which is given by us is called the discount which is received by us is called discount received. And discount receipt will be always credit, or if cash in the credit side then discount will be also recorded in credit side. इसको हमने दो एग्जांपल के थ्रू देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए चाहे गुड्स परचेज करें, चाहे गुड्स सोल्ड करें, चाहे गुड्स रिटर्न करें, चाहे गुड्स रिटर्न आए, इन एनी सर्कमस्टांसेस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इट इज डिडक्टेड from the MRP or list price of the goods. Never no entry will be passed in the books for trade discount. It is always deducted from the list price or MRP of the goods. Second one is cash discount. Cash discount is recorded in the books of account. If cash in the debit side, then discount will be also recorded in debit side. It is clear for this example. And if cash in the credit side, then discount will be also in the credit side. When we receive discount, it is called discount received, and it is recorded in the credit side in the books of account because it is income for the business, and all incomes are always recorded in the credit side. अब इसके बाद एंट्रीज, स्पेशल एंट्रीज रिलेटिंग टू गुड्स.
स्पेशल एंट्रीज रिलेटिंग टू गुड्स। अगर किसी भी पर्पज के लिए हम गुड्स दे रहे हैं, इफ गुड्स इज गिवन फॉर एनी पर्पज, स्पेशल एंट्रीज रिलेटिंग टू गुड्स, अगर किसी भी पर्पज के लिए हमने गुड्स को दिया है तो गुड्स के प्लेस पर हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज। क्यों परचेज यूज करते हैं, सेल नहीं कर यूज वर्ड यूज करते हैं? देयर इज ए रीजन, देयर इज ओनली वन रीजन फॉर दिस, कि जो गुड्स हम परचेज किए हैं वो गुड्स हमारे पास होता है और वही गुड्स वी कैन गिवन टू एनीवन, और जो गुड्स हम सोल्ड कर देते हैं वो गुड्स तो कस्टमर के पास चला जाता है। कस्टमर के गुड्स को हम लोग स्पेशल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। वी यूज ओन गुड्स फॉर एनी पर्पजेज, वी डोंट यूज कस्टमर गुड्स फॉर एनी पर्पजेज। तो जो गुड्स हमने परचेज किया है दैट गुड्स इज यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेज, सो इट इज कॉल्ड ऑलवेज परचेज। अगर किसी भी पर्पज के लिए हम गुड्स दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड परचेजेज। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये तीन है। फर्स्ट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, या गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, या गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 5,000। सेकेंड, गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर चैरिटी में गुड्स दिए हैं ₹6,000। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स। और फोर्थ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ₹9,000। एक और गुड्स स्टोलन या गुड्स स्टोलन। तो ये पर्पजेज हैं। इन सारे पर्पज के लिए गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स स्टोलन बाय ए थिफ। इफ ऑल दीज पर्पजेज, सारे पर्पज के लिए क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। तो इन सारे पर्पज में से किसी भी पर्पज के लिए अगर हम गुड्स को यूज करते हैं तो इन द प्लेस ऑफ गुड्स वी यूज द वर्ड परचेजेज। जैसे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में गुड्स लिए तो क्या बनाएंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी में अगर गुड्स दिए तो क्या लिखेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, अभी आगे लिखेंगे हम लोग, बना के दिखाएंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। Goods destroyed by fire, that is lost by fire account debit, या destroyed by fire account debit to purchasing. Goods stolen, that is lost by theft account debit to purchasing. तो अगर किसी भी पर्पज के लिए हम गुड्स को देते हैं, चाहे पर्सनल यूज हो, चाहे चैरिटी में हो, चाहे फ्री सैंपल में, चाहे लॉस्ट बाय फायर हो, चाहे स्टोलन हो, और चाहे किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए गुड्स दे, फॉर ऑल दिस पर्पजेस वी यूज द वर्ड परचेज इन द प्लेस ऑफ गुड्स. गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इन द प्लेस ऑफ गुड्स वी यूज द वर्ड परचेजेस. फर्स्ट एग्जांपल जैसा हमने दिया, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000. तो वही 5 कॉलम्स. सबसे पहला चीज जो एसेंशियल होता है अकाउंटिंग में वो है फॉर्मेट बनाना. बिना फॉर्मेट के हम लोग कभी भी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे. तो सबसे पहले डेट, सेकेंड वन इज particulars, third one is LF, fourth one is amount debit, और fifth one is amount credit. That is called जनरल एंट्रीज. ठीक. तो पहला था क्या? गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज को क्या कहा जाता है?
ड्राइंग्स। ये हमने बताया था कि कैपिटल और ड्राइंग के बारे में। कैपिटल का मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, दैट मनी इज कॉल्ड कैपिटल, और द कैश और गुड्स विच इज टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज हाउस होल्ड यूज, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। लिया तो प्रोप्राइटर ने, रिसीवर प्रोप्राइटर है, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम कभी भी अकाउंटिंग के बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। प्रोप्राइटर की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं, अगर बिजनेस को स्टार्ट करते समय अगर वो मनी इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, प्रोप्राइटर के प्लेस पर कैपिटल लिखते हैं। और बिजनेस से अगर वो अपने यूज के लिए कुछ भी विथड्रॉ करता है तो प्रोप्राइटर के प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स लिखते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट में है तो इसका अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट में। कितना अमाउंट है, 5000। गुड्स लिए तो अभी हमने बात किया था कि किसी भी पर्पज के लिए अगर हम लोग गुड्स को यूज करते हैं तो गुड्स के प्लेस पर क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेज अकाउंट। क्यों परचेज लिखते हैं, सेल्स में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसके लिए यही एक रीजन है कि जो गुड्स अपने पास होगा या जो गुड्स हमने परचेज किया उसी गुड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री सैंपल के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, चैरिटी के रूप में अपने यूज के लिए ले सकते हैं। वो गुड्स अपने पास होता है, वो गुड्स अपने गोडाउन में स्टॉक के रूप में होता है, इसलिए उसी गुड्स को हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जो गुड्स हम कस्टमर को सोल्ड कर देते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी होगी और उस गुड पे अपना कोई राइट नहीं होता, वो उस गुड्स कस्टमर के पास होता है। कस्टमर के गुड्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उसने हमको कैश पेड कर दिया है। इसलिए गुड्स के प्लेस पर परचेज वर्ड यूज किया जाता है, सेल्स वर्ड यूज नहीं करते। तो पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स लिए तो गुड्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। दूसरा, गुड्स गिवन है चैरिटी। चैरिटी में गुड्स दिए तो गुड्स हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। गुड्स के प्लेस पर क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। गुड्स चैरिटी में दिए तो चैरिटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। गुड्स अपने पास से जा रहा है तो गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गुड्स के प्लेस पे क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, amount debit, and next amount will be credit. This is called what, journal entries. Goods given in charity, in the charity account debit कितना अमाउंट है, 6000। तो ये अमाउंट हम लोग किसमें लिखेंगे, पहले डेबिट के सामने, फ्रॉम द फोर्थ लेटर टू परचेज अकाउंट, इसका अमाउंट कितना लिखेंगे, क्रेडिट में। नरेशन बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो ये हम लोग देख रहे हैं किसी भी पर्पज के लिए अगर गुड्स हम दे रहे हैं तो गुड्स के प्लेस पर क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। एक और था नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में गुड्स दिए तो फ्री सैंपल में जो कंपनी गुड्स देती है वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कि अगर गुड्स कस्टमर को पसंद आए तो फ्री सैंपल के रूप में यूज करके देखे और फिर उसको दोबारा क्या करे, परचेज करे। तो फ्री सैंपल में जो गुड्स दिया जाता है उसको फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, और फ्री सैंपल के प्लेस पर क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो फ्री सैंपल के जगह पर वी यूज द वर्ड एडवर्टाइजमेंट। दिस इज डेट, particulars, LF, amount debit, amount credit। क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना था,
अमाउंट इज 9,000। तो इसके अमाउंट कुछ भी 9,000। तो अमाउंट कितना लिखेंगे, ये डेबिट में तो इसका अमाउंट डेबिट में, ये क्रेडिट में तो इसका अमाउंट क्रेडिट में। नरेशन बीइंग गुड्स distributed as free samples। In this way, किसी भी पर्पज के लिए अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो इट इज कॉल्ड परचेजेज। नेक्स्ट जो है गुड्स लॉस्ट बाय फायर। फायर में अगर गुड्स लॉस्ट हुआ है तो इसके लिए भी क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। जो गुड्स हमारे पास है वही गुड्स क्या हो सकता है, फायर से जल करके लॉस हो सकता है। तो इसके लिए भी यूज द वर्ड purchases। These are the 5 columns for journal। Always you prepare these 5 columns for preparing journal। Date, particulars, LF, amount debit, amount credit। This is called जनरल एंट्री। गुड्स लॉस बाय फायर है तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। और लास्ट है गुड्स स्टोलन। स्टोलन के लिए क्या यूज करते हैं, चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी द्वारा हानि, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। इसके लिए भी गुड्स लिया गया है, क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स स्टोलन बाय लिख सकते हैं या बीइंग गुड्स स्टोलन। तो ये हमने देखा स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। अगर किसी भी पर्पज के लिए हम गुड्स यूज कर रहे हैं तो गुड्स के प्लेस पर हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेज। चाहे टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स स्टोलन। ये चैप्टर लगभग अब खत्म होने वाला है। एक आध चीज और रह गई है वो हम आपको कल बता देंगे। एक तो वो ओपनिंग एंट्रीज और कुछ और स्पेशल एंट्रीज है। इसके साथ ही फर्स्ट लेसन आपको जनरल जो सबसे टिपिकल है, अगर ये हमको समझ में आ गया अकाउंटिंग में तो फिर हमको अकाउंट में कुछ भी समझने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चैप्टर को वेरी इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग। अगर ये अच्छे से हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमको अकाउंट हमेशा कठिन लगता है और हम अकाउंट से भागने लगते हैं और बोर्ड से देख के उतारते हैं और किसी भी तरह थ्योरी लिख करके अकाउंट में पास होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये चैप्टर हम समझ गए तो अकाउंट में आज से लेके लास्ट तक जितने भी हैं, चाहे 11 12 हो या बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, कहीं पर भी अकाउंट को हम अच्छे से समझ सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको जर्नल के सारे जितने भी वीडियो में डाला वो सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको हमने हर एक चीज़ काफ़ी बारीकी से बताया, कोई भी चीज़ हमने छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, कैसे नरेशन लिखते हैं, किसको डेबिट को पहले लिखते हैं, क्रेडिट को बाद में लिखते हैं, डेबिट के लिए टू लिखते हैं, क्रेडिट के लिए डेबिट के लिए या लिखते हैं, क्रेडिट के लिए टू लिखते हैं, फिर उसके नीचे नरेशन लिखते हैं। ये हमने आपको बताया। फिर गुड्स के बारे में बताया कि गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिर कैपिटल के बारे में बताया, कैपिटल किसको कहते हैं, ड्राइंग किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जब एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट या दोनों एक से ज़्यादा होते हैं और उन सबको अलग अलग रिकॉर्ड न करके एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं।
फिर हमने देखा डिस्काउंट किसको कहते हैं। डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड करते हैं, जब हमको डिस्काउंट मिलता है तो उसको डिस्काउंट रिसीव करते हैं। उसके बाद हमने देखा स्पेशल एंट्री रिलेटिंग टू ड्राइंग, स्पेशल एंट्री रिलेटिंग टू गुड्स। अगर किसी भी पर्पस के लिए हम लोग गुड्स को यूज करते हैं तो गुड्स के प्लेस पे क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। इसी तरह से कुछ और स्पेशल एंट्री है वो कल हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक और चीज बच जाता है ओपनिंग एंट्री, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं हर साल बिजनेसमैन अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करता है। तो क्लोज करते समय जो लास्ट में 31 मार्च को जो भी चीज हमारे पास बच जाती है उसको अगले साल फर्स्ट डे को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग के बुक में फिर से रिकॉर्ड करते हैं, या फिर से अकाउंटिंग की बुक में फर्स्ट डे को लेकर के जाते हैं। तो जो 1 ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। और उसी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने को हम लोग ओपनिंग एंट्री करते हैं। इसके लिए जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबको डेबिट करते हैं और जो भी लायबिलिटीज होती है उनको क्रेडिट करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल को भी क्रेडिट करते हैं। एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है, ये हम लोग बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे। तो ये बच गया। और एक और स्पेशल एंट्रीज कुछ और है, ड्राइंग वो डेप्रिसिएशन के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, इनकम पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, इन सब के लिए। तो ये कल हम लोग देखेंगे, जितना भी बचा है वो सारा। आई होप कि कल हमारा ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इस सारे वीडियो को 6-7 सीक्वेंस में एक ही दिन में सारा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में ख़त्म करने से क्या होगा, ख़त्म तो हम कर देंगे लेकिन वो केवल कोरम होगा कि हमने यूट्यूब पे आपको पढ़ा दिया। लेकिन सही मायने में अगर आपको मेरे लेक्चर को अंडरस्टूड करना है तो हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, शुरू से लेके लास्ट तक। ये 7-8 पार्ट में है, सबको अच्छे से देखेंगे तो आप कभी भी जनरल एंट्री में गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।